गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिकर्शन हमारा टॉपिक चल रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ रिकर्शन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको रिकर्शन बताया था। रिकर्शन में मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम भी डिस्कस किया था, हाउ टू कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर बाय यूजिंग रिकर्शन। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ रिकर्शन का यूज करके एक प्रोग्राम और डिस्कस करूंगा जिसका नाम है फेबोनेकी सीरीज। फेबोनेकी सीरीज, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि फेबोनेकी क्या होती है, फेबोनेकी सीरीज को हम किस तरीके से कंप्यूट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास 0 से लेकर 9 तक आपके पास नंबर हैं। इन नंबर का यूज करके आपको फेबोनेकी सीरीज बनानी है। ठीक, पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि फेबोनेकी सीरीज क्या होती है। 0 से लेकर 9 तक आपके पास नंबर हैं। इन नंबर का यूज करके आपको फेबोनेकी सीरीज बनानी है। तो फेबोनेकी सीरीज के पहले दो टर्म, जैसे फेबोनेकी सीरीज के जो पहले दो टर्म हैं वो हम वही रखते हैं जो कि आपके नंबर के हैं। जैसे फेबोनेकी सीरीज का पहला टर्म, फेबोनेकी जो सीरीज है उसके पहले टर्म 0, सेकंड टर्म 1, 0 और 1 रखेंगे। अब जो फेबोनेकी सीरीज का जो थर्ड टर्म है, जो थर्ड है फेबोनेकी सीरीज का जो थर्ड टर्म है वो प्रीवियस टू टर्म का सम करने पर प्राप्त होती है। जैसे 0 + 1 = 1, तो फेबोनेकी सीरीज का जो थर्ड टर्म है वो क्या है, 1, प्रीवियस टू टर्म का सम। सिमिलरली फेबोनेकी सीरीज का फोर्थ टर्म प्रीवियस टू टर्म का सम, जैसे 1 + 1 2। इसी तरीके से फेबोनेकी सीरीज का जो फिफ्थ टर्म है वो प्रीवियस टू टर्म का सम, जैसे 2 + 1 = 3। तो इस तरीके से जो फेबोनेकी सीरीज होती है, फेबोनेकी सीरीज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीवियस टू टर्म्स। जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये मैंने यहां पर लिख रखा है 0 1, ये जो दो टर्म है ये मैंने कांस्टेंट कर रखी है। ओके, अब जो थर्ड टर्म है वो प्रीवियस टू टर्म का सम करने पर प्राप्त हो रही है, 0 + 1 1। सिमिलरली अगली जो टर्म है वो प्रीवियस टू टर्म का सम, 1 + 1 2। सिमिलरली जो अगली टर्म है वो 2 + 1 3। सिमिलरली जो अगली टर्म है प्रीवियस टू टर्म्स का सम, 3 + 2 5। दैट मीन्स द फेबोनेकी सीरीज each term is obtained by adding the previous two terms. Fibonacci series is calculated. Fibonacci series, each term is calculated, each term is computed by adding the previous two terms. The series obtained now is known as the Fibonacci series. I hope ये चीज शायद आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने जो आपको बात बताई थी 0 से 9 तक लेकर, वो आप इग्नोर कर दीजिए, 0 से 9 नहीं लेना है, क्योंकि जो हमारे पास फेबोनेकी सीरीज आएगी वो उसमें सम काफी आगे तक जाएगा। तो मैंने उसमें आपके साथ ये बताया था ना कि 0 से लेकर 9 तक हम नंबर ले रहे हैं, 0 से 9 तक नहीं ले रहे हैं नंबर। वो शुरू के जो दो नंबर है 0 और 1, वही हम फेबोनेकी सीरीज के लिए मान रहे हैं, और फिर उसके बाद जो ईच सक्सेसिव टर्म्स है वो प्रीवियस टू टर्म्स का सम करने पर हम गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप उन 0 से 9 को इग्नोर कर दीजिए। सिर्फ दो टर्म, स्टार्टिंग की जो दो टर्म है 0 और 1, उसी को हम फेबोनेकी सीरीज की पहली दो टर्म कंसीडर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो तीसरी टर्म है वो प्रीवियस टू टर्म्स का सम करने पर प्राप्त होती है। तो इसका मतलब है अब हमें फेबोनेकी सीरीज पाइथन में रिकर्शन का यूज करके बनानी है। कैसे बनानी है, इसी चीज पर आज हमारा लेक्चर है। तो डियर स्टूडेंट, याद करिए जब मैं आपको रिकर्शन पढ़ा रहा था तो रिकर्शन पढ़ाते समय मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रिकर्शन में हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें क्या रखनी है, बाउंड्री केस। बाउंड्री केस को पहले हमें सेट करना पड़ेगा अगर हम रिकर्शन की बात कर रहे हैं। रिकर्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें बाउंड्री केस को कंसीडर करना पड़ेगा। बाउंड्री केस को कंसीडर करने के बाद हम रिकर्शन की डेफिनेशन को कंप्यूट कर रहे थे। यहां पर भी सेम हम सबसे पहले बाउंड्री केस को कंप्यूट करेंगे। अब यहां पर बाउंड्री केस क्या है, फेबोनेकी सीरीज को अगर आप ऑब्टेन करना चाह रहे हैं तो फेबोनेकी सीरीज के लिए बाउंड्री केस आपके पास फर्स्ट टू टर्म्स आपको पता होनी चाहिए।
अगर आपको फर्स्ट टू टर्म्स नहीं पता है तो आप फिबोनाची सीरीज कंप्यूट नहीं कर सकते बाय यूजिंग रिकर्शन। तो रिकर्शन के लिए अगर आप फिबोनाची सीरीज को कंप्यूट कर रहे हैं बाय यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन, देन इट इज द प्राइमरी कंडीशन टू हैव द बाउंड्री केस, and for boundary case in the case of the Fibonacci series the first two terms must be known for the recursive function, and in this case the first two term is 0 and 1. So in this case 0 and 1 are known as the boundary case for Fibonacci series. I hope आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक, तो डियर स्टूडेंट मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन है मेरा डेफ फिबोनाची, और क्या मैंने इसके पास किया नम। नम मतलब कितनी टर्म्स, आप देख रहे हैं मैं इसको यहां से कॉल कर रहा हूं। सबसे पहले आप यहां पर आइए, एन टर्म्स इज इक्वल टू 10, एन टर्म्स इज इक्वल टू 10, प्रिंट फिबोनाची सीक्वेंस फॉर नम इन रेंज एन टर्म्स, फॉर नम इन रेंज एन टर्म्स। एन टर्म्स क्या है आपका 10। तो सबसे पहले आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आपका यहां से स्टार्ट होगा जहां से मैं बात कर रहा हूं, कहां से? 4 से। ठीक है, तो सबसे पहले एन टर्म्स को क्या दिया 10, मतलब 10 टर्म की मुझे फिबोनाची सीरीज बनानी है। कहने का मतलब यह है कि आई हैव टू कंप्यूट ए फिबोनाची सीरीज ऑफ द nth टर्म। ओके, 10 टर्म्स हैं, 10 टर्म का यूज करके मुझे फिबोनाची सीरीज बनानी है। दैट मींस द लेंथ ऑफ द फिबोनाची सीरीज इज 10। दैट मींस इन सिंपल वर्ड वी कैन से ओके, तो n टर्म्स इज इक्वल टू 10। ओके, नाउ फॉर नम इन रेंज n टर्म्स, तो रेंज यहां पर n टर्म्स के पास क्या है 10, तो इसका मतलब है 0 से लेकर 9 तक आपका लूप चलेगा। तो 0 से लेकर 9 तक आपकी कितनी टर्म्स होती हैं? 10 टर्म्स आपकी होती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले नम के पास क्या जाएगा 0, क्या जाएगा सबसे पहले नम के पास 0, क्योंकि मैंने आपको रेंज फंक्शन बता रखा है, फॉर लूप में रेंज फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, और फॉर लूप के बारे में भी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा रखा है। तो सबसे पहले नम के पास क्या जाएगा 0। नाउ प्रिंट फिबोनाची, अब फिबोनाची वाला फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन किस तरीके से कॉल होता है ये भी मैंने आपको बता रखा है। नाउ फिबोनाची वाला फंक्शन कॉल होगा, नम के पास क्या है 0, तो ये जो 0 आर्ग्यूमेंट है इसकी वैल्यू किसके पास जाएगी? इस वाले नम के पास, जो हमने फंक्शन डेफिनेशन में दे रखा है। तो जो ये नम पैरामीटर है इसके पास क्या जाएगा 0। ओके, अब ये चेक करेगा रिटर्न नम, इफ नम लेस देन इज इक्वल टू 1 है। नम लेस देन इज इक्वल टू 1 है, यस। नम क्या है 0, 0 लेस देन इज इक्वल टू 1 है, यस। तो ये क्या रिटर्न करेगा 0। 0 कहां रिटर्न करेगा? जहां से कॉल हुई है। कॉल कहां से हुई है? प्रिंट वाले फंक्शन से हुई है। तो ये यहां पर क्या करेगा 0 रिटर्न करेगा और प्रिंट कर देगा 0। आप देख सकते हैं आउटपुट में 0 आ रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नम के पास क्या जाएगा 1। अब फिर दोबारा से फिबोनाची वाला फंक्शन कॉल होगा। अब ये 1 की वैल्यू किसके पास जाएगी? पैरामीटर नम के पास जाएगी। ओके, अब ये चेक करेगा इफ नम लेस देन इज इक्वल टू 1 है, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, तो कंडीशन क्या है सेटिस्फाई है। कंडीशन सेटिस्फाई है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो क्या रिटर्न कर दे नम। नम का मतलब है 1 रिटर्न कर दे। कहां रिटर्न कर दे? जहां से कॉल हुई थी। कॉल कहां से हुई थी? प्रिंट वाले फंक्शन से हुई थी। तो ये वहां पर इसे रिटर्न करेगा, इस जहां से कॉल हुई थी वहां रिटर्न करेगा और प्रिंट वाला फंक्शन उसको प्रिंट कर देगा। तो इसने क्या प्रिंट कर दिया 1 प्रिंट कर दिया। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। डियर स्टूडेंट, यही 0 और 1 क्या है बाउंड्री केस है। आप देख सकते हैं फिबोनाची ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और फिबोनाची ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। जब ये फंक्शन कॉल हुआ फिबोनाची वाला 0 के साथ तो इसने क्या रिटर्न करा 0, और जब ये फिबोनाची वाला फंक्शन कॉल हुआ 1 के साथ तो इसने क्या रिटर्न करा 1। तो यही 0 और 1 क्या है बाउंड्री केस है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन रिकर्शन का यूज करके बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको बाउंड्री केस को तो जरूर ध्यान रखना चाहिए। बिना बाउंड्री केस को कंप्यूट किए आप रिकर्शन का यूज नहीं कर सकते। तो बाउंड्री केस
आपको पता चल गया 0 और 1। ओके, और 0 और 1 हमें पता चल गया कि ये हमारे बाउंड्री केस है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नम के पास क्या जाएगा? 2। ओके, प्रिंट फेबोनेकी ऑफ 2। अब ये फेबोनेकी वाला फंक्शन दोबारा कॉल हुआ, ये 2 की वैल्यू किसके पास जाएगी? इस नम के पास जाएगी। जो ये नम पैरामीटर है फंक्शन में जो मैंने डिफाइन कर रखा है 2, इसके पास जाएगी। क्लियर है? अब आगे रिटर्न नम इफ नम लेस देन इज इक्वल टू 1 है। अब नम क्या है? 2। क्या 2 लेस देन इज इक्वल टू 1 है? नहीं है। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? सिर्फ बाउंड्री केस वैल्यू के लिए। और बाउंड्री केस वैल्यू कौन कौन सी थी? 0 और 1। तो अब ये कहां जाएगा? एल्स पे जाएगा। किस पे जाएगा? एल्स पे जाएगा। अब एल्स पे जाने के बाद देखिए क्या होगा, ये चीज आपको समझनी है। ये फेबोनेकी फिर ब्रैकेट के अंदर नम -1। नम क्या था? नम क्या था? 2। 2 में से 1 गया 1, तो फेबोनेकी ऑफ 1 प्लस फेबोनेकी ऑफ 2 - 2 0। तो ये क्या बन गया? फेबोनेकी ऑफ 1 प्लस फेबोनेकी ऑफ 0। और फेबोनेकी ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 1। और फेबोनेकी ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 0। कॉल होने के बाद ही तो आई है ये। तो इसका मतलब है यहां से ये वाला फंक्शन कॉल होगा फेबोनेकी वाला किसके साथ? पहले 1 के साथ कॉल होगा, फिर किसके साथ? 0 के साथ कॉल होगा। और 1 के साथ जब कॉल हुआ था तो क्या रिटर्न करा था? 1। और 0 के साथ जब रिटर्न हुआ था क्या रिटर्न करा था? 0। कहां रिटर्न करेगा? यहीं पर रिटर्न करेगा, इन्हीं के पास रिटर्न करेगा जहां पर ये कर्सर है। देखिए दोबारा से, नम के पास क्या गया? 2। क्लियर है? प्रिंट फेबोनेकी ऑफ 2। तो प्रिंट वाला फेबोनेकी वाला फंक्शन कॉल हुआ किसके साथ? 2 के साथ। तो जो 2 की वैल्यू है वो किसके पास गई? पैरामीटर ऑफ नम के पास गई। क्लियर है? 2 के पास। ओके ओके। नाउ अब इसने चेक करा नम की वैल्यू लेस देन 1 है? नहीं है। बाउंड्री केस कंप्लीट हो चुका है। अब गया वो किसके पास? एल्स के पास। फेबोनेकी ऑफ नम क्या था? 2। 2 में से 1 गया 1, तो क्या बन गया ये? फेबोनेकी ऑफ 1। ओके, प्लस फेबोनेकी ऑफ नम -1 नम -2। तो ये क्या हो गया? 2 - 2 0। तो क्या बन गया ये? एल्स वाला पार्ट 2 के लिए फेबोनेकी ऑफ 1 प्लस फेबोनेकी ऑफ 0। तो पहले क्या होगा? फेबोनेकी ऑफ 1 वाला फंक्शन कॉल होगा। ओके, यहां से 1 की वैल्यू नम के पास जाएगी। नम के पास क्या जाएगा? 1। तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1, क्योंकि ये चेक करेगा नम लेस देन इज इक्वल टू 1 है। लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1। कहां रिटर्न करेगा? यही एल्स वाले पार्ट पर रिटर्न करेगा। तो 1 प्लस यहां पर क्या रिटर्न करेगा? 0। तो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 कितना हुआ? 1। तो ये क्या इसने रिटर्न करा? 1। कहां पर अब कहां रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा प्रिंट वाले फंक्शन को। फाइनली प्रिंट वाला फंक्शन किसको प्रिंट करेगा? 1 को प्रिंट करेगा। अब समझ में आया किस तरह से रिकर्शन हुआ? चलिए अब नम के पास क्या गया? 3। क्या गया? अब नम के पास 3 गया। अब हम फोर्थ वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं। देखिए पहला टर्म 0 है, दूसरा 1 है, तीसरा 1 है। अब नम के पास आया 3। क्लियर है? चलिए अब आप नम के पास आया 3। ओके, प्रिंट अब फेबोनेकी वाला फंक्शन कॉल हुआ किसके साथ? 3 के साथ। तो ये 3 की वैल्यू किसको असाइन हुई? इस नम को असाइन। क्लियर है? ओके, इसने चेक करा नम लेस देन इज इक्वल टू 1 है? नहीं है। एल्स पे गया। फेबोनेकी ऑफ 3 में से 1 गया 2 प्लस, तो ये क्या बन गया? फेबोनेकी ऑफ 2 प्लस ये क्या बन गया? 3 में से 2 गया 1, ये क्या बन गया? 1। तो ये बन गया फेबोनेकी ऑफ 2 प्लस फेबोनेकी ऑफ 1। अब फेबोनेकी ऑफ 2, अब यहां से जब ये खुद अपने आप को कॉल करेगा फेबोनेकी ऑफ किसके साथ? 2 के साथ। तो इससे क्या रिजल्ट मिल रहा था? 1 मिल रहा था। भाई इसने देखिए जब इसने ये यहां पर गया हमने पास करा था 3, तो 3 में से 1 गया, कितना आया? 2। और यहां पर इसने क्या करा? 3 में से 2 गया, क्या आ रहा था? 1। अब जब ये फेबोनेकी ऑफ 1 है और फेबोनेकी ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी? फेबोनेकी ऑफ 1 की वैल्यू है 1। और फेबोनेकी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? फेबोनेकी ऑफ 2 की वैल्यू है 1। तो 1 + 1 2। इस तरीके से ये रिकर्शन का यूज करके वैल्यू को कंप्यूट करता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। डियर स्टूडेंट, ये भले ही आपको एक लाइन का कोड दिख रहा है, लेकिन इंटरनली इतनी फंक्शन कॉल होंगे, इतने फंक्शन कॉल होंगे कि आप सोचने लग जाओगे कि इस तरीके से रिकर्शन वर्क करता है। ये सिंपल है, ये
कि मैंने अभी आपको क्या बताया, फेबोनेकी सीरीज है, तो फेबोनेकी सीरीज में सबसे पहले आपको बाउंड्री केस पता होना चाहिए। बाउंड्री केस क्या है, 0 और 1, ठीक है। फिर आगे जो भी फेबोनेकी सीरीज की जो टर्म आएगी वो प्रीवियस 2 टर्म्स का सम करने पर प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे पहली 2 टर्म तो 0 और 1 है, ये बाउंड्री केस है। अब जो थर्ड टर्म है वो 1 है, ये कैसे आई, प्रीवियस 2 टर्म 0 प्लस 1 का सम करने पर, ओके। अब आगे की जो टर्म है 2 है, ये प्रीवियस 2 टर्म का सम करने पर 1 प्लस 1 2 आएगी। इसी तरह से आगे की जो टर्म है 3, ये प्रीवियस 2 टर्म का सम करने पर 2 प्लस 1 3। इसी तरीके से रिकर्शन वर्क करता है और यहां पर इसी तरीके से ये चीज वर्क कर रही है। आप देख रहे हैं मैंने एल्स वाले पार्ट को पूरा का पूरा क्या कर रखा है, ब्लू कलर से आउटलाइन कर रखा है और लिख रखा है सिंपल 1 लाइन ऑफ कोड that is called which is known as recursion। क्योंकि ये क्या कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है। आप देख सकते हैं फेबोनेकी वाला जो एक्चुअल फंक्शन है वो तो ये है जहां पर मेरा ये कर्सर है, लेकिन अंदर से ये खुद में ये वाला फंक्शन बार बार कॉल कर रहा है खुद अपने आप को, लेकिन स्लाइटली चेंज वैल्यू के साथ। एंड when a function call itself with a slightly changed values, then it is known as the recursion। इट इज नोन एज द रिकर्शन, ठीक है। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, 0 के लिए तो आपको पता चल गया कि जैसे यहां पर सबसे पहले नम के पास क्या गया होगा, 0। सबसे पहले नम के पास क्या गया होगा, 0। तो फेबोनेकी वाला कॉल हुआ, यहां पर हमने क्या पास करा, 0। तो ये 0 की वैल्यू किसके पास गई, नम के पास गई। इसने चेक करा नम लेस देन इज इक्वल टू 1 है, हाँ है, तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे क्या, नम मतलब 0। 0 कहां रिटर्न कर दे, जहां से कॉल हुई थी। कॉल कहां से हुई थी, प्रिंट वाले फंक्शन से हुई थी, तो इसने इस 0 को प्रिंट कर दिया। आगे नम के पास अब क्या गया, 1 गया। 1 गया, फिर दोबारा से फेबोनेकी वाला फंक्शन कॉल हुआ। अब हमने वैल्यू क्या पास करी आर्ग्यूमेंट में, 1। ये 1 किसको असाइन हुआ, नम को। इसने चेक करा नम लेस देन इज इक्वल टू 1 है क्या, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1। कहां रिटर्न करेगा, जहां से कॉल हुई थी। कॉल कहां से हुई थी, प्रिंट वाले फंक्शन से हुई थी, वहां कॉल करेगा, फाइनली प्रिंट वाला फंक्शन उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा, 0 और 1। और ये क्या है, बाउंड्री केस है, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब नम के पास क्या जाएगा, 2 जाएगा। जब नम के पास 2 जाएगा तो अब दोबारा से फेबोनेकी वाला फंक्शन कॉल होगा। अब हमने आर्ग्यूमेंट में क्या पास करा, 2 पास करा। 2 वैल्यू कहां जाएगी, नम के पास जाएगी। अब ये चेक करेगा नम लेस देन इज इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, क्योंकि बाउंड्री केस कंप्लीट हो चुका है। अब आएगा ये एल्स वाले पार्ट पर। अब हमारे पास नम की वैल्यू क्या है, 2 है। एल्स फेबोनेकी वाले फंक्शन को कॉल कर, किसके साथ, 2 में से 1 गया 1, तो फेबोनेकी वाले फंक्शन को कॉल कर 1 के साथ। तो जब फेबोनेकी वाला फंक्शन 1 के साथ कॉल करेगा ये, तो ये यहां से जो ये नम माइनस 1 है, नम माइनस 1 क्या आएगा, 1 आएगा। ये 1 किसको असाइन होगा, नम को असाइन होगा। तो अब नम के पास क्या जाएगा, 1 जाएगा। ये चेक करेगा 1 लेस देन इज इक्वल टू 1 है, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न 1। लेकिन ये 1 अब कहां रिटर्न करेगा, इस एल्स वाले पार्ट के अंदर जो ये फेबोनेकी वाला है यहां पर रिटर्न करेगा। तो यहां पर क्या रिटर्न हुआ, 1 रिटर्न हुआ, प्लस फेबोनेकी ऑफ नम माइनस 2। नम क्या था, 2 में से 2 गया 0, तो अब ये फेबोनेकी वाला फंक्शन दोबारा कॉल होगा, लेकिन नम माइनस 2 के साथ। नम माइनस 2 क्या है, 0, तो ये फेबोनेकी वाला फंक्शन कॉल हुआ 0 के साथ। तो नम के पास क्या गया, 0। चेक करेगा नम लेस देन इज इक्वल टू 1 है, हाँ है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0। लेकिन अब रिटर्न कहां करेगा, जहां से कॉल हुई थी। कॉल कहां से हुई थी, एल्स वाले पार्ट के अंदर जो दूसरा फेबोनेकी वाला है वहां पर रिटर्न करेगा 0। तो पहले वाले फेबोनेकी के पास क्या रिटर्न होके आया, 1। दूसरे वाले फेबोनेकी के पास क्या रिटर्न होके आया, 0। 1 प्लस 0 का सम होगा क्या, 1। और ये अब फाइनली 1 कहां रिटर्न होगा, जहां से एक्चुअल कॉलिंग हुई थी। और एक्चुअल कॉलिंग कहां से हुई थी, प्रिंट वाले फंक्शन से हुई थी। तो यहां 1 रिटर्न करेगा और प्रिंट कर देगा 1। तो इस तरीके से आपके पास थर्ड टर्म आई है रिकर्शन का यूज करके। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट आगे ये प्रोग्राम कंटिन्यू चलता रहेगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखना, फर्स्ट 2 टर्म तो बाउंड्री केस है, वो तो एज इट इज रिटर्न होंगे। लेकिन जो थर्ड टर्म आ रही है, जैसे फर्स्ट 2 टर्म क्या है, पहली टर्म है 0,
दूसरी टर्म है 1। अब जो तीसरी टर्म है ये क्या है ये 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, ये थर्ड टर्म है। और ये थर्ड टर्म कैसे आई? प्रीवियस टू टर्म का सम करने पर आई है ये थर्ड टर्म। और प्रीवियस टू टर्म का सम होगा यहाँ पर रिकर्शन से। पहले फैबोनेकी ऑफ एल्स वाले के अंदर पहले फैबोनेकी ऑफ 1 वाला कॉल हुआ, फिर प्लस के बाद फैबोनेकी ऑफ 0 वाला कॉल हुआ। तो फैबोनेकी ऑफ 1 वाले ने रिटर्न किया 1, वो यहीं पर रिटर्न होगा। फैबोनेकी ऑफ 0 वाले ने रिटर्न किया 0, वो प्लस वाले के बाद जो फैबोनेकी वाला है वहां रिटर्न होगा। इन दोनों का सम होगा और एक्चुअल रिटर्निंग कहां होगी? प्रिंट वाले को, क्योंकि वहीं से कॉल हुआ था। ओके, दिस इज नोन एज द रिकर्शन। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं नंबर ले लेता हूं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सही लिखा है। फैबोनेकी फंक्शन का नाम देख लीजिएगा कॉल करते समय, FIBONACCI, यस, क्योंकि वो दिक्कत करेगा अदरवाइज आपको, ठीक है। नाउ अब आपने x इज इक्वल टू 10 ले लिया, n टर्म्स हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो x या टर्म्स ले लो, ठीक है। टर्म्स इज इक्वल टू 10। ओके, नाउ आपने क्या करा? प्रिंट फिबोनेकी सीरीज इज, अब आपने क्या करा? फॉर लूप चलाया, फॉर एक्स इन रेंज फंक्शन का यूज करा, इसके अंदर आपने टर्म्स पास किया। तो टर्म्स क्या है? 10 है। तो रेंज फंक्शन कहां से कहां तक कंप्यूट करेगा? 0 से लेकर 9 तक। ओके, नाउ अब आप किसको कॉल करेंगे? प्रिंट, इसके अंदर आपने फिबोनेकी वाले फंक्शन को कॉल किया और आपने क्या पास कर दिया? x पास कर दिया, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट, व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं फिबोनेकी सीरीज इज 0 1, ये तो सही आ रहा है। इसके बाद थोड़ा दिक्कत आ रहा है, क्या कर रहा है ये? भाई देखिए, अब ये दिक्कत कर रहा है, यहाँ पर नम नहीं आएगा, यहाँ नंबर -2 आएगा। अब रन करिए, देखिए आ गया आउटपुट 0 1। फिर जो थर्ड टर्म है, पहली टर्म है 0, दूसरी टर्म है 1, ये बाउंड्री केस वैल्यू थी। अब थर्ड टर्म आई 0 + 1 1, फोर्थ टर्म आई 1 + 1 2, फिर फिफ्थ टर्म आई 2 + 1 3, फिर सिक्स्थ टर्म आई 3 + 2 5, फिर सेवंथ टर्म आई 5 + 3 8, फिर एट टर्म आई 8 + 5 13, फिर नाइन्थ टर्म आई 13 + 8 21, और फिर 10th टर्म आई 21 + 13 इज इक्वल टू 34। दिस इज नोन एज Fibonacci, in which each value is computed by calculating the sum of the previous two terms. By using recursion, if you want to compute the Fibonacci series, first of all you must be known the boundary case value. In this case, the boundary case value is 0 and 1. These are the boundary case value. Again, to compute the Fibonacci series, you just add these two value, you obtain the third value, similarly so on. The series obtained is known as the Fibonacci series. In this program, we have compute the Fibonacci series up to the nth term. Here I have taken the nth term is equal to 10. You can you can compute up to 20, 30 up to so on as you want. ओके, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नोट, कीप रिमेंबर वन थिंग अबाउट रिकर्शन, डोंट फॉरगेट अबाउट बाउंड्री केस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट रिकर्शन इज नंबर 1, always write the boundary case properly and don't skip it.
नंबर 2, राइट योर रिकर्सिव इक्वेशन, जैसे कि मैंने रिकर्सिव इक्वेशन लिख रखा है। ऊपर देखेंगे ये तो है मेरा बाउंड्री केस, जहां पर मेरा ये कर्सर मूव कर रहा है, ये मेरा बाउंड्री केस है और ये मेरी रिकर्सिव इक्वेशन है। आप देख सकते हैं जो मेरी रिकर्सिव इक्वेशन है वो क्या है, यही तो है, फेबोनिकी ऑफ n इक्वल टू फेबोनिकी ऑफ n माइनस 1 प्लस फेबोनिकी ऑफ n माइनस 2। और यहां पर भी मैंने, आप देख सकते हैं मैंने वन लाइन के कोड में दो चीजें लिख रखी है। पहला बाउंड्री केस लिख रखा है, ये देखिए, नम रिटर्न नम इफ नम लेस देन इज इक्वल टू 1। अब नम लेस देन इज इक्वल टू 1 केवल दो ही वैल्यू के लिए होगा, या तो 0 के लिए होगा या 1 के लिए होगा, क्योंकि 0 और 1 यही दो वैल्यू हैं जो 1 से छोटी हैं, राइट। 1 तो 1 के बराबर है लेकिन छोटा है, ठीक है। 0 है 1 से छोटा है, 1 है 1 के बराबर है, छोटा और बराबर। ओके, तो यही दो वैल्यू हैं जो आपके लिए बाउंड्री केस का काम करती है। तो पहला स्टेप, ऑलवेज राइट द बाउंड्री केस प्रॉपर्ली एंड डोंट स्किप इट, और मैंने स्किप नहीं किया है, मैंने बाउंड्री केस को प्रॉपर्ली डिफाइन किया है। दूसरा, राइट योर रिकर्सिव इक्वेशन, मैंने रिकर्सिव इक्वेशन को लिख दिया है, आप देख सकते हैं एल्स के बाद मैंने लिख रखा है, क्योंकि रिकर्सिव इक्वेशन क्या कंप्यूट करेगी, रिकर्सिव इक्वेशन ही नेक्स्ट टर्म को कंप्यूट करेगी प्रीवियस टू टर्म्स का सम करने के बाद। तो मैंने लिख रखा है फेबोनिकी ऑफ नम माइनस 1 प्लस फेबोनिकी ऑफ नम माइनस 2। जैसे फैक्टोरियल में हम कैलकुलेट कर रहे थे, फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, तो वहां पर जो रिकर्सिव इक्वेशन थी वो थी फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। यहां पर रिकर्सिव इक्वेशन है फेबोनिकी ऑफ नम माइनस 1 प्लस फेबोनिकी ऑफ नम माइनस 2। यही रिकर्सिव इक्वेशन हमारी कंप्यूट करेगी नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टू टर्म का सम करने के बाद। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इफ यू हैव दीज टू यू कैन राइट योर रिकर्शन, और यही चीज मैं लास्ट दो लेक्चर से मैं आपको यही चीज तो समझाता आ रहा हूं कि सबसे पहले आपको बाउंड्री केस लिखना है और नंबर 2 आपको अपनी रिकर्सिव इक्वेशन लिखनी है। अगर आपको ये दो चीजें समझ में आती हैं, अगर आपने ये दो चीजें प्रॉपरली लिखी है तो डेफिनेटली आपका रिकर्शन यूज होगा प्रोग्राम में, और आपको वन लाइन का कोड में ही आपको काफी कुछ मिल जाएगा, काफी अच्छा लॉजिक मिल जाएगा। आप अपने प्रोग्राम को रिकर्शन का यूज करके कंप्यूट कर सकते हैं। तो बस इन दो चीजों पर ही आपको क्या करना है, एम्फेसाइज करना है। नोट, ऑलवेज रिमेंबर रिकर्शन इज हार्ड टू डिबगिंग, ये बात हकीकत है। ऑलवेज रिमेंबर रिकर्शन इज हार्ड टू डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब है, आप देख रहे हो इतनी सारी रिकर्सिव कॉल होंगी ना कि अगर एक भी रिकर्सिव कॉल में एरर आ गई या कुछ भी ऐसा आ गया तो डेफिनेटली आपको एरर फाइंड करने में, डिबग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, राइट। इफ यू डू मिस्टेक it is very hard to debug as compared to simple for loop and while loop if else statement, राइट। तो बस रिकर्शन की यही एक डिसएडवांटेज है कि नंबर एक डिसएडवांटेज इसकी ये है कि इसमें जो रिकर्सिव कॉल है वो बहुत ज्यादा होती है, टाइम इसमें थोड़ा सा ज्यादा लगता है, मेमोरी स्पेस थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि फंक्शन का स्टैक बनता है, और जब फंक्शन का स्टैक बनता है तो डेफिनेटली वो फंक्शन का स्टैक मेमोरी के अंदर बनता है और मेमोरी का स्पेस कंज्यूम होता है। और नंबर 2, जो वो रिकर्सिव कॉल्स होती है, उन रिकर्सिव कॉल से जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को कंप्यूट करने में टाइम लगता है। एक बस इसकी ये डिसएडवांटेज है, राइट। और एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई भी एरर आ जाती है तो इट इज डिफिकल्ट, इट इज हार्ड टू डिबग दैट पर्टिकुलर एरर in recursive code, otherwise recursion is the best concept। तो डियर स्टूडेंट, आज मेरा ये फंक्शन का जो लेक्चर था वो आज लास्ट लेक्चर था। फंक्शन अब आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इनमें आज इसमें फंक्शन वाले टॉपिक में अब कुछ नहीं रह जाता, फिर भी मैं आपके साथ कोशिश करूंगा कि कुछ एक्सरसाइज लेकर आऊं, कुछ एक्सरसाइज रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर मैं आऊंगा। और ये भी हो सकता है मैं अब कोई नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊं, लेकिन मैंने फंक्शन पे अब तक आई थिंक 12 लेक्चर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। पूरा डेप्थ में मैंने फंक्शन को पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक से लेकर और बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड तक मैंने आपके साथ फंक्शन के हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। रियली अगर आप मेरे ये 12 लेक्चर अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपको किसी भी
ऑथेंटिक किसी भी रिसोर्स की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी पढ़ेंगे किसी भी ऑथेंटिक रिसोर्स का यूज करते हैं अगर आप मेरे लेक्चर्स को पढ़ने के बाद, तो डेफिनेटली इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। बट मैंने आपके साथ पूरी मेहनत की है, पूरी कोशिश की है कि मैं आपको फंक्शन अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं, और मैंने अपना बेस्ट दिया है। अब आपको मेरे जितने भी फंक्शंस के लेक्चर हैं, 1 से लेकर 12 या 13 जितने भी मेरे फंक्शंस के लेक्चर हैं, आपको इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से एक एक लेक्चर्स को पढ़ना है। और डेफिनेटली जब आप सभी लेक्चर्स को पढ़ लेंगे तब आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप फंक्शन में खुद से अपने फंक्शंस इंप्लीमेंट करना सीख जाओगे। तो डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या करूंगा वो मैं एक बार पहले देखूंगा कि मुझे कौन सा टॉपिक अब आपके साथ लेकर आना है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं आप उनको अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि हर एक लेक्चर मेरा बिल्कुल डेप्थ में है। मैं आपको फिर बता देता हूं, मेरा हर एक लेक्चर डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, मैं बिल्कुल डेप्थ में जाकर मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे लेक्चर्स को देखें, मुझे कमेंट करें, मुझे मोटिवेशन दें, जिससे कि मैं आगे और अच्छे से अच्छा पढ़ाने के लिए अपने आप को मोटिवेट कर सकूं। तो डियर स्टूडेंट, आगे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।